हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आप अच्छे से जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपना रिवाइज करने वाले हैं। तो जल्दी से पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि बाकियों को भी इसकी हेल्प मिल सके और मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। तो देखिए, आज के लेक्चर के अंदर ना ऑफ कोर्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में सब स्टडी करना है। इसके सारे पार्ट्स जो हैं तीनों के तीनों, उनको हम एक ही वीडियो में आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पार्ट जो है वो ए है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, शुरू करने से पहले दो बातें बता देता हूँ। पहली बात ये कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है, बट अगर आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हर एक टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो विद डिटेलिंग के साथ मैंने अपलोड की हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप मैं एक पर्टिकुलर पेस में ये जो लेक्चर है वो ले रहा हूँ या आपको रिवाइज करवाऊंगा। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा लीजिए, थोड़ा धीरे करना चाहते हैं थोड़ा सा धीरे कर लीजिए। आपको ऑटोमेटिकली आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मेरी जो स्पीड है वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बेटा जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर लिया और करंट कैरिंग वायर को प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ द कंपास। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके पहले बता देता हूँ कि इनिशियली क्या किया, कोई करंट आपका फ्लो नहीं कर रहा था तो एक वायर को रखा गया इन द डायरेक्शन ऑफ कंपास, फिर उसमें से ना करंट को पास किया गया। अब जैसे ही करंट को पास किया गया, हमने ये देखा कि हमारा जो कंपास है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका जो है वो मूव कर जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज करी। अब जैसे करंट की डायरेक्शन को चेंज करी तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए पहले वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट हुआ था तो अब वो राइट की तरफ टिल्ट हो गया है। एक बात आपको समझा दूं, अगर आप इन दो डायग्राम्स को ध्यान से देखें प्लीज, तो ये डॉटेड लाइन का जो मतलब है, इसका मतलब है कि वायर के नीचे कंपास रखा गया है, और अगर ये सॉलिड लाइन में बनाया जाता है तो इसका मतलब है कि वायर के जस्ट ऊपर कंपास को रखा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, करंट की डायरेक्शन ए से बी है, इसमें भी आपकी ए से बी ही है, लेकिन अगर कंपास नीचे रखते हैं तो वो आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, बट अगर उसी कंपास को वायर के ऊपर रखा जाएगा तो इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वायर है उसके अराउंड अगर आप कंपास डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखोगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट आउट करता है। ठीक हो गया यहाँ तक। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी हमने कि अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज की जाती है तो कंपास के नीडल में जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। आप अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी कंपास के अंदर जो डिफ्लेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, और यहीं से हमारा रिजल्ट आता है कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर अगर किसी वायर में करंट अगर आपका पास करता है तो उसके पास आसपास एक फील्ड जनरेट होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो शुरुआत यहीं से होती है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। तो काइंडली आप इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो बॉक्स है हम इसको करेंगे, कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड द नीडल ऑफ द कंपास कैन रिसिट इन एनी डायरेक्शन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड the needle of the compass rests only along the direction of magnetic field, and in the earth's magnetic field alone the needle rests only along the north south direction। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ मतलब इस पैराग्राफ में तो यही कहा गया है कि अगर कोई भी फील्ड एक्सर्ट नहीं हो रही है तो कंपास किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर सकता है, अदरवाइज हमेशा कंपास अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मेरे करंट को ऑफ कर देता हूँ तो ये अपने आप को फिर से अलाइन कर लेगा इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि अर्थ की अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमें यहाँ पे सीधा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तरफ चलना है। देखिए, इसको हम समझेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ बातें समझ में आई थी, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यही कि अगर एक वायर में करंट को पास करते हैं तो उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास रखा जाता है उसकी नीडल में टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, और उस टॉर्क की वजह से वो अपने पाथ से जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, और हमेशा अपने आप को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर करंट की डायरेक्शन के बजाय अगर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, मतलब करंट की वैल्यू को बढ़ाया जाए, तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो कंपास है उसमें ज़्यादा टॉर्क एक्ट करती है और वो ज़्यादा अपनी पोजीशन से हिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ाया जाता है तो जो नीडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। और हमने बाद में ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, बिकॉज जो कंपास है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो क्या आपको ये पढ़ना चाहिए? 110% आपको ये पढ़ना है। फिर इन्फेरेंस लास्ट में यही आता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो हमें फील्ड मिलती है उसको मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के ऊपर, और उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। तो ये है इन्फेरेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आर्टिकल 10.2 के अंदर आपको ये डायग्राम जो है ये करनी है। क्या ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है? 110% ये जो आपकी डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। काइंडली एक बात समझ लीजिए, चाहे ये पूरा सेटअप आपको बनाने को आए या ना आए वो अलग बात है, एटलीस्ट आपको ये बनाने को आएगा ही आएगा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में हमें मिलती है। अगर आपको ये पेपर में ड्रॉ करने को आ जाता है तो काइंडली एक बात आपने ध्यान रखनी है कि सेंटर से जब आप वायर निकालेंगे वो तो निकालना ही है। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को बना रहे हो तो पहली जो फील्ड है नज़दीक बनानी है, दूसरा का गैप ज़्यादा रखना है, तीसरे का गैप और भी ज़्यादा रखना है आपने। ठीक है, ये तो मैंने छोटा सा बोर्ड बनाया, अगर बोर्ड इतना बड़ा है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे मान लो एक आप ये वाला मान लो चूज़ कर लीजिए, एक थोड़ा दूर वाला चूज़ करना, एक ज़्यादा दूर वाला चूज़ करना, क्योंकि हमने ये देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो गैप्स होते हैं ना, डिस्टेंस के साथ वो गैप बढ़ता जाता है आपका। तो काइंडली इसको ध्यान रखना। हाँ, अगर आपके मन में ये एक बात आ रही है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है, डायरेक्शन कैसे बनाई है? तो देखिए इसके लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया गया है। राइट हैंड रूल क्या है? चलिए पहले मैं आपको वो दिखा दूं, फिर वापस इस पे आता हूं। ये है आपका राइट हैंड रूल। देखिए करंट जिस डायरेक्शन में आपका मूव करता है अपने राइट हैंड से, या कि ये हमारे पास है, तो अगर आपका राइट हैंड है तो राइट हैंड से आपने जो थंब है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपने रखना है। तो थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो अगर आपके पास कोई पेन है, पेन को अपने राइट हैंड पे होल्ड करिए और थंब जो है मान लो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है बताती हैं। तो करंट अगर ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट अगर नीचे है तो ये आपका क्लॉकवाइज हो जाता है। तो ये बात आपने इसमें समझनी है। इसके अलावा क्या ये ड्रॉ करने को आएगा? हाँ जी आएगा। 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो गैप है वो आपका ज्यादा होना चाहिए हर पहली वाली से। और उसके बाद यार ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझना प्लीज, कि जब किसी भी वायर में करंट को पास करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं। पहली बात ये है। दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि अगर मान लीजिए मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूं तो क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में कोई फर्क पड़ेगा? आंसर है कि उसके पैटर्न में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन में फर्क जरूर पड़ेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो तो जो पैटर्न है आपके आयरन फीलिंग्स जो मैं डालता हूं वहां पे, उसमें भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंपास नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो मतलब ये शो करता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी वेरी कर जाती है। लेकिन तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि अगर मान लो स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ा दूं तो क्या होगा? कहता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट अगर आप बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के और नजदीक आ जाएंगी, मतलब ये एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाएंगी विच शोज कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो आपकी बढ़ गई है। और अगर आपकी करंट की वैल्यू को कम कर दिया जाएगा तो आप ये देखेंगे कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे, जो पैटर्न है वो एक दूसरे से दूर दूर होने शुरू हो जाएंगे, विच शोज की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी कम हो गई है। इस नोट के अंदर बताया गया है कि यार देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है और कोई मेरे पास पॉइंट मैं P ले लेता हूं, जैसे जैसे पॉइंट आप इससे दूर लेके जाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो
स्ट्रेंथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब एक ऐसा पॉइंट भी हमें मिल सकता है जिस पॉइंट पे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एक दूसरे के बराबर हो सकती है और वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकती है। ऐसे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जिस पॉइंट पर वायर के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बराबर होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये है आपका न्यूट्रल पॉइंट। और इसमें सवाल ये आता है कि किसी भी न्यूट्रल पॉइंट पर अगर कंपास को रखा जाए तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, तो आंसर है वो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और यही सारी बातें इस नोट में लिखी गई हैं, आप काइंडली इसको देख लेना। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वैसे एंड में तो ये लिखा हुआ है कि एट द न्यूट्रल पॉइंट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपके 0 है और जो कंपास है वो किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है द रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं आपको यार ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये है राइट हैंड थंब रूल। तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ the thumb will represent the direction of current and the curl finger will represent the direction of magnetic field। तो करंट ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे क्लॉकवाइज। उसके बाद आपके पास ये सेकंड फिगर आती है। अब हमने जो स्ट्रेट वायर है उसको टर्न करके एक लूप ले लिया है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से करंट जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और इस वाले पॉइंट में एंटर कर रहा है। तो करंट अगर ऊपर आ रहा है तो राइट हैंड लगा के देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इस वाले पॉइंट में नीचे जा रहा है तो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आप राइट हैंड रूल जो है पी एंड क्यू पॉइंट पर लगा सकते हो, जिसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज दिखाई गई है और यहां पर आपकी क्लॉकवाइज दिखाई गई है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपको बड़ा करके ये थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं। आई वॉन्ट की थोड़ी सी क्लैरिटी आपके लिए, जस्ट फॉर द क्लैरिटी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ऊपर करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनी है, नीचे करंट है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनी है। लेकिन सेंटर में देखिए क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसकी डायरेक्शन मुझे मिल जाती है। तो अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट, जैसे मान लो ये और ये पॉइंट अगर मतलब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो गई तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो हो रही होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भी कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो क्या होता है कि ये इस पे मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये एक दूसरे पे इतना प्रेशर एक्सर्ट कर देती है कि जो सेंटर वाली लाइन है वो बिल्कुल सीधी आपकी मूव करने लग जाती है लाइक दिस। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये पूरा फेज जो है, ये पूरा फेज जो आप देख रहे हो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, और पीछे वाले साइड से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहां से बाहर आ रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक बार मैग्नेट में ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में एंटर करती है, क्योंकि इस लूप के सरफेस फेस जो उसका फेस है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा और पीछे वाला जो है वो आपका नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इसमें समझनी होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बेटा आगे की तरफ लेके चलता हूं। आई होप इसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे सब कुछ होगा आपका, राइट। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा आपको दिखाना था बस मेरे को। तो क्या ये सर ये ड्रॉ करने को आ सकता है? हाँ, इसमें भी आ सकता है। तो काइंडली एक बात ध्यान रखें, इसमें भी 3 रे इधर दिखानी है, 3 इधर दिखानी है, सेंटर में एक लाइन शो करनी है आपने, तो आपको वो दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा अब यहां पर जो आता है वो क्या है, देखिए 2-3 बातें हैं, समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि इन द विसिनिटी ऑफ वायर एट पी एंड क्यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर। आपने देखा कि पी और क्यू के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में होती है। दूसरा, अगर आप इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सेम डायरेक्शन में दोनों की तरफ से मूव कर रही है। उसके बाद ये बताया जाता है कि एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ द लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होती हैं एक दूसरे से और नियरली यूनिफॉर्म भी होती है। और ये 4th पॉइंट में ये कहता है कि एग्जैक्टली सेंटर में देखा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली उसके अंदर एंटर कर रही होती है। तो नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली।
फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो उसका तरीका क्या है। कहते हैं कि यार कुछ मत करो, पहला जो लूप है उसमें करंट की जो वैल्यू है उसको बढ़ा दें, ये सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है बेटा वो ये है इसमें कि आप इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को है बढ़ा दीजिए। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द लूप इंक्रीज करेगा एंड नंबर ऑफ टर्न्स को आप बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपकी ओर डेंसर हो जाएंगी। सिक्स पॉइंट आपको क्या बताता है, सिक्स पॉइंट ये कहता है कि एक करंट कैरिंग लूप जो है वो अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल होता है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब है कि उसका एक सरफेस नॉर्थ और दूसरा सरफेस उसका साउथ होता है। तो हमने ये कहा है कि, और उसके लिए कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है ये रूल याद रखना है बस, कि अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो जो फेज आप देख रहे हो वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और उसका पीछे वाला साउथ है। और अगर आप देख रहे हो उसको और करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो आप जो फेज को देख रहे हो ये वाला तो ये साउथ है और पीछे वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है यार कि एक सिंगल फेज कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। बात करेंगे आर्टिकल 10.5 की कि सोलेनोइड क्या होता है। देखिए यार मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक पेन ले लीजिए, एक कॉपर की वायर ले लीजिए, उसको अच्छे से इस पे वाउंड कर दीजिए, वाउंड करने के बाद पेन निकाल लीजिए, जो अब आपको मिलेगा वो आपका सोलेनोइड है। तो स्प्रिंग लाइक जो आपका स्ट्रक्चर होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, उसको हम सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो पहली बात मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दूं प्लीज कि क्या ये डायग्राम बनाने को आ सकता है, तो आंसर है नहीं, इसका सिलेबस में मेंशन ऐसा नहीं किया हुआ है। बट आपको पता होना चाहिए कि सोलेनोइड बेसिकली है क्या और इसकी क्या सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी होती है बार मैग्नेट से, तो वही हम यहाँ पे बात करेंगे। सो काइंडली थोड़ा समझ के देखना। सबसे पहली बात बेटा कि हमें कैसे पता ये नॉर्थ है या हमें कैसे पता ये साउथ है, वो हम करंट की डायरेक्शन को देखकर आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो करंट आपका पी से पी डैश जा रहा है, तो अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व करूं तो मुझे ऐसा दिखेगा कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, मेरे लिए वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इस वजह से ये आपका नॉर्थ पोल बन जाता है और इसकी वजह से ये बन जाता है साउथ। अगर इसके बारे में डिटेल जाननी है तो वीडियो में बहुत डिटेलिंग में डाल चुका हूं, तो काइंडली उसको जरूर देखें। बाकी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या नजर आएगा, ये एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, तो एग्जैक्टली ये बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। पहली बात तो ये है। ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने इंक्रीज करना है तो उसको करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप करंट की वैल्यू को बढ़ा दो। जैसे करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली आपका क्या नाम है इसका, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका ये है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, ये हर बार हर जगह पे एक ही जगह यूज होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये आपका फोर्थ पॉइंट, कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड किसी सॉलिनॉइड की बढ़ाना चाहते हो तो आप उसके सेंटर में एक सॉफ्ट आयरन रोड डाल दीजिए, क्योंकि सॉफ्ट आयरन रोड डालने से क्या होगा कि सॉफ्ट आयरन खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है, क्योंकि वो है हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी उसके अंदर। हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब होता है कि ये वो प्रॉपर्टी है जो अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने के लिए थ्रू दैट मटेरियल। तो जिसमें हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी वो ज्यादा अलाउ करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने के लिए। जब आपकी जो बाहर इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो मजबूर करेंगे एक पर्टिकुलर चीज में से पास होने के लिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगी, और मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे के क्लोजर आ गई मतलब वो स्ट्रेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटी बिटवीन की। देखो सिमिलैरिटी का तो यार सबसे पहली बात यह है कि एक करंट कैरिंग सोलेनोइड बिल्कुल ही बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, पहली बात तो ये। ठीक है, और ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आपका बार मैग्नेट बिहेव करने का मतलब है कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये भी अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे किसी बार मैग्नेट की अपनी बड़ा एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, वही इसकी भी एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिससिमिलैरिटी सिर्फ एक चीज का है कि जो सोलेनोइड है ना उसके स्ट्रेंथ को मैं कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंगली कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा बार मैग्नेट है वो एक बार बन गया तो बन गया, हम उसको उसकी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। इवन अगर मैं चाहूं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज कर सकता हूं सोलेनोइड के अंदर, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, दैट्स इट। लेकिन जो बार मैग्नेट है उसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये दो डिससिमिलैरिटीज है जो आपको समझनी है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये आपका। ठीक है,
जिसमें एक सोलेनोइड बनाया जाता है, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाला जाता है और उसमें करंट पास किया जाता है। जैसे आप करंट पास करते हो तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है आपका, और जैसे करंट को बंद कर दोगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये दो तरह के आपको मिलते हैं, आई शेप मैग्नेट एंड हॉर्सशू मैग्नेट आपको मिलते हैं। इसमें ना बेसिकली आपसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा होता है कि बताइए कौन सा पोल, कौन सा पॉइंट, कौन सा पोल है, जैसे पी क्या है, क्यू क्या है, उसके बारे में। तो देखिए बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये मेरा एक बार मैग्नेट है। अगर आप देखेंगे तो यहां पीछे से वायर जाके आगे को आ रही है लाइक दिस, अगर आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहां से उसको ऑब्जर्व करूं, इमेजिन योरसेल्फ, तो क्या हो रहा है, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, तो ये मुझे क्लॉकवाइज नजर आएगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा साउथ और ये बन जाएगा आपका नॉर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा समझे। और अगर मैं एक होर्सशू मैग्नेट की बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हो बेटा कि ऐसे जा रहा है, तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह से ऊपर, मतलब ये बन गया क्लॉकवाइज, तो ये बन गया आपका साउथ, और यहां से ना देखियो पीछे से आ रहा है आगे की तरफ ऐसे उल्टा, तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ। ठीक है, तो ये है आपका। इन दोनों में से बस एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर कोई मुझे कहता है कि होर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है कि आई शेप मैग्नेट की है, तो आंसर होर्सशू की रहेगी, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ नजदीक होने की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ज्यादा डेंस फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। हाँ, एक बात और है, वो कहता है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना चाहते हो तो उसके अंदर आप डीसी करंट को पास करें, एसी करंट को पास नहीं करना चाहिए। क्योंकि एसी करंट की प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि एक एसी करंट जो हमारे घर में आता है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 50 टाइम्स जो है मेरी करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। अगर 50 टाइम्स करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मतलब एक ही सेकंड के अंदर 50 बार ये नॉर्थ बनेगा, 50 बार ये साउथ बन जाएगा मतलब ये नॉर्थ है तो ये साउथ, ये साउथ है ये नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, 50 बार एक ही सेकंड में हो जाएगा। तो इनकी पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो एसी करंट का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपका डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से वही बात, अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो तो क्या करें, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स यार, बाय इंक्रीजिंग द करंट वैल्यू, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है कि यार ये बताइए कि एक परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है। आप देखो प्रोसीजर वही है यार, बस एक बात ध्यान रखना कि परमानेंट मैग्नेट के लिए हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पीस ऑफ स्टील का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टील में मोर रिटेंटिविटी होती है। रिटेंटिविटी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करने की ताकत हो इवन इफ करंट हमारा ऑफ हो जाए। तो स्टील क्या होता है कि अगर एक बार आप उसको मैग्नेटाइज कर देते हो और करंट हटा देते हो तो वो स्टील मैग्नेटाइज का मैग्नेटाइज ही रहता है, इसलिए हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं एज अ परमानेंट मैग्नेट। कंपैरिजन तो आप रीड कर सकते हो यार, इसमें कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यू कैन डू दैट। एडवांटेज, या एडवांटेज बहुत है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की एडवांटेज ज़्यादा है, ऑब्वियस है उससे। पहली बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द परमानेंट। दूसरा, स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैं चेंज कर सकता हूँ, बट एक परमानेंट मैग्नेट का चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमानेंट का मतलब क्या होता है वही ना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी है मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ बाय जस्ट रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते। यूजेस हैं, दो यूज कर लेना बहुत है आपके। ठीक है, बाकी ये एक इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर वैसे तो यार देखो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे करंट पॉजिटिव जा रहा है, ये सर्किट में जाते 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 यहाँ पे है, इससे थ्रू फिर करंट नीचे जाएगा और ऐसे करके आपका पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे सर्किट कंप्लीट होगा ऑब्वियस है ये मैग्नेटाइज हो गया आपका। मैग्नेटाइज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो हैमर है ये गोंग से बच जाएगा, जिसकी वजह से आवाज आएगी। लेकिन जैसे ये हैंडल इस गोंग से बजेगा, ये जो पॉइंट है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहां से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और डिस्कनेक्ट होने की वजह से करंट रुक गया। करंट अगर नहीं पास करेगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर ये डीमैग्नेटाइज हो गया तो यहाँ पे जो स्प्रिंग लगे होते हैं ना, दोबारा इस हैमर को वापस अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं। जैसे वो हैमर पीछे की तरफ जाएगा तो ये फिर एस डैश से टच कर जाएगा, कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। तो मेरा ये जो यू शेप मैग्नेट है फिर से मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये फिर खींचेगा, जैसे खींचेगा कनेक्शन पीछे से टूट जाएगा, और इस तरह से लगातार लगातार जो है आपका जो हैमर है गोंग से बचता जाएगा और रिंग जो है बचती जाएगी।
ठीक हो गया। इसमें एक बात बता बोली जाती है कि रिंग के ये जो इलेक्ट्रिक बेल है इसको बजाने के लिए ना आप एसी करंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एसी करंट से मानता हूं कि पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है, 900 900 900 चेंज होती रहती है, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, ये तो हमेशा गोंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटीरियल है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो इसके साथ आपका जो ए पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। अब हम बात करने बेटा बी पार्ट की। तो बी पार्ट में पहला आता है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यार बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, जैसे ए टू सी आप देख रहे हो, और उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो किसी भी कंडक्टर को में से अगर करंट पास किया जाए और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे है, इसको टिक कर लीजिए, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसमें ना ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए समझना है, बट उससे पहले ना थोड़ा सा मैं आपको अपनी तरफ से और बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए यार, पहले तो आप ये समझिए कि क्रोसिस का क्या मतलब होता है। क्रोसिस का मतलब होता है कि समथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम यू इनटू द स्क्रीन। आपसे कोई चीज दूर जा रही है और ये स्क्रीन के अंदर जा रही है। और अगर मैं डॉट बना दूं तो इसका मतलब है समथिंग इज कमिंग आउट टुवर्ड्स यू नॉर्मली फ्रॉम द स्क्रीन, राइट। तो ऐसे होता है। तो अब ना मेरे पास ये क्या है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड शो करने की कोशिश करी है, और मैग्नेटिक फील्ड का बेसिकली मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये आपसे दूर जा रही हैं स्क्रीन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक वायर है, इस वायर में अगर मैं करंट को पास करूंगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपका आई एल बी के बराबर होता है, पहली बात ये। लेकिन इसकी डायरेक्शन पता करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शन को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये जो चीज आप देख रहे हो ये है आपका फोर्स, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपके करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया आपका करंट। अब आप प्लीज मेरी तरह ही करो और स्क्रीन की तरफ ही आपने पॉइंट करना है। तो ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड और आपसे दूर जा रही है, तो आप अपने दूर, अब जैसे मैंने अपने आप से दूर इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया तो आप भी करिए। करंट आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो करंट आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है। थंब जो है वो ऊपर की तरफ आपका एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो इस वायर में इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो इसी तरह से आप कभी भी कोई भी अगर डायरेक्शन पता करना चाहो तो आसानी से पता कर सकते हो। पहली बात, इसमें एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नोट ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और वायर को इसी के लॉन्ग रख के आपने करंट को पास कर दिया, और अगर आपसे बोला जाए कि क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आंसर है इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये वैल्यू भी सिर्फ तभी एक्ट कर सकती है अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो प्लीज एक बात ध्यान रखें कि ये जो कंडीशन है आई एल बी का, ये तभी आप लगा सकते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तभी, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो ये बात ध्यान रखना, और यही बात यहाँ पे बताई गई है। बाकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने बता दिया। हाँ, यूनिट की बात करें तो ऑफ कोर्स फोर्स है तो न्यूटन ही होगा, लेकिन अगर बी का यूनिट पता करना चाहो तो फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ होगा, तो ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। इस पूरे को हमने नेम दिया टेस्ला, और कैपिटल टी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब हम बात करेंगे डीसी मोटर की। डीसी मोटर की जो वर्किंग है वो सिलेबस में नहीं है, तो क्या करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले आएगा सिंपल डीसी मोटर। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डिटेल्स जानी है तो वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, इसके ऊपर काइंडली वहां जरूर देखा। उसके बाद बेटा प्रिंसिपल पूछा जाएगा। प्रिंसिपल जो है वो इस बात पे काम करता है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड जिसकी वजह से हमें हमारा मैकेनिकल वर्क मिल सकता है। तो यहां से यहां तक क्या होगा आपका, ये प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या ये ड्रॉ करने को आ सकता है, तो हाँ जी आपको ये ड्रॉ करने को आ सकता है, तो काइंडली इसको बिल्कुल ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। प्रैक्टिस करो अच्छे से। ये आर्मेचर कोयर चाहे सॉफ्ट आयरन कोयर होता है आपका, ठीक है। ये जो रिंग्स आप देखते हो, इन रिंग्स को स्प्लिट रिंग्स कहा जाता है, इनको कम्यूटेटर्स भी कहा जाता है। इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इस इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्किंग हमने नहीं करनी, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट स्टिल मैंने वीडियो के अंदर डिटेलिंग में समझाया हुआ है कि भाई कैसे और कब और क्यों ऐसा सब कुछ टेक प्लेस आपका करता है। हाँ, मेन चीज है ये सब चीजें, जैसे कि अगर
आपको पता है यार, जो नॉर्मली पक्का होता है, पक्का के लिए आप एक मोटर लगाते हो, मोटर के साथ सेल लगाते हो, पक्का घूमने लग जाता है, ये वही मोटर है जिसके बारे में बात हो रही है। तो अगर आप उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो क्या क्या कर सकते हो, देखिए सबसे पहली बात कहते हैं करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा, जो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है उसको बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा। तीसरा ये कहता कि एरिया जो है कॉइल का वो बढ़ा दीजिए। और चौथा उसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाला जाता है। मैंने जस्ट अभी बताया था कि सॉफ्ट आयरन कोर अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास थ्रू इट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के नजदीक आ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसकी वजह से रोटेशन भी आपकी इंक्रीज कर जाती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फंक्शन ऑफ ए स्प्लिट रिंग्स आपने पढ़ना है, जिसमें कहा जाता है कि ये स्प्लिट रिंग्स ही है जो एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है एवरी हाफ ड्यूरेशन में। क्या होता है ना, जब हमारा कॉइल इस तरह से होता है तो करंट एक मान लो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जो घूमेगा तो करंट की डायरेक्शन को दोबारा क्लॉकवाइज ले जाने के लिए हमारा स्प्लिट रिंग का एक्ट लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट की डायरेक्शन जो है हमेशा वो रिवर्स करता है, जिसकी वजह से एक ही डायरेक्शन में टॉर्क मिलती रहती है और वो एक ही डायरेक्शन में जो है घूमता रहता है। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल जो है वो आपने करना है, और इसके साथ आपका जो बी पैट है वो भी खत्म हो जाता है। अब हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करना है, जिसका जो मतलब पार्ट सी है आपका, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ऑब्वियस डिटेल्स वीडियोस में डाल चुका हूँ, सीधी सी बातें करूंगा मैं यहाँ पे, ध्यान से देखते जाना। पहले तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हुआ क्या कि हमारे पास ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया गया। गैल्वेनोमीटर एक हाई सेंसिटिव डिवाइस है जो थोड़ा सा भी करंट प्रेजेंट होता है उसको कैलकुलेट करने में आपकी, कैलकुलेट तो नहीं मतलब वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि करंट है कि नहीं है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट बताने में भी हेल्प कर देता है। हमेशा याद रखें गैल्वेनोमीटर उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है जिस डायरेक्शन में करंट जाता है। जैसे कि अगर B2A जा रहा है तो देखिए इस डायरेक्शन में ये अपने आप को शो कर रहा है। तो हुआ ये कि किसी मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ था तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, लेकिन जब उसको मूव करवाया गया एंड उसका नॉर्थ जो है आपके इस साइड लेफ्ट साइड पे लेके गए तो गैल्वेनोमीटर में एकदम से डिफ्लेक्शन हो गई। जब वहां ले जाके मैग्नेट को रोक दिया गया तो गैल्वेनोमीटर फिर जीरो हो गया, लेकिन जब वहां से पीछे लेके गए तो गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन हुई, बट नाउ इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सारा आपका एक्सपेरिमेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जर्वेशन आप चाहे रीड करना चाहो रीड कर सकते हो, बट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है मेन इसका रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, हमने ये देखा है कि जब भी रिलेटिव मोशन होती है, जब भी रिलेटिव मोशन होती है कि मतलब कि कॉइल के विद रिस्पेक्ट टू या तो मैग्नेट मूव कर रहा है या तो मैग्नेट के विद रिस्पेक्ट टू कॉइल मूव कर रहा है, तो जब कभी भी एक रिलेटिव मोशन हुई है बिटवीन द सोलेनोइड एंड द मैग्नेट, हमने ये देखा कि करंट हमेशा बनता है, हमेशा बनता है। और ये फर्क नहीं पड़ता कि कॉइल मैग्नेट की तरफ जा रहा है या मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट में फर्क पड़ेगा, लेकिन करंट बनेगा, ये पक्की बात है। तो कंक्लूजन हमने क्या देखे, पहला तो हमने ये कंक्लूजन देखा कि जो करंट है वो सिर्फ तभी फ्लो करता है जब वहां पे रिलेटिव मोशन होती है, या तो कॉइल मूव करना चाहिए या तो मैग्नेट मूव करना चाहिए, दोनों रेस्ट में है तो कुछ नहीं होगा। दूसरा हमने ये देखा कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर दी जाए तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। मतलब क्या, मतलब आपके सामने है यार कि पहले जब मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा था तब ये मान लो ये B2 एक करंट था आपका, लेकिन जब वो इससे दूर गया तो देखो डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में भी फर्क पड़ जाएगा। और तीसरा वो कहता है कि करंट को अगर आपने इंक्रीज करना है तो उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट, मतलब जितनी तेजी से आप मैग्नेट आगे पीछे करेंगे उतना ज्यादा इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। दूसरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लीजिए यार। और तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, जो गोल है उसका सरफेस, वो बढ़ा दीजिए। जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करेंगे ना उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास करेंगे और उतना ज्यादा जो है करंट आपको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब फैराडे ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा होता तो क्यों होता है, तो उसने एक सिंपल सी बात कही, कहता कि जब एक मैग्नेट एक कॉइल से दूर होता है उस टाइम इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कॉइल में जा रही हैं। जब हम कॉइल को इसके पास लेके आते हैं तो आप देख सकते हो अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ज्यादा पास हो रही हैं। ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास करती है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम दिया गया। और जब एक रिलेटिव मोशन होती है तो इसी फ्लक्स में चेंज आता है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस एरिया में से लगातार या तो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होकर पास हो रही है, या तो डिक्रीज हो रही है। तो ये लगातार चेंज आना चाहिए उसके अंदर, तब जाके उसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में साफ साफ कहा गया है, कहता है कि
इट इज अ फिनोमेनन इन विच एन ईएमएफ इन द इंड्यूस इन द कॉइल इफ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। जब अगर चेंज नहीं होगा, फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा। फिर उसने कहा कि इसमें करंट आता कहां से? उसने कहा कि जो आप मैकेनिकल वर्क करते हो किसी भी मैग्नेट को मूव कराने के लिए या कॉइल को मूव कराने के लिए टुवर्ड्स द मैग्नेट या मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, तो जो ये मैकेनिकल वर्क करते हो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है और उसी की वजह से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो फैराडे ने अपने दो लॉज दिए थे। पहला बोला कि जब कभी भी फ्लक्स में चेंज आएगा कॉइल के अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो हाउ फास्ट और हाउ स्लो यू आर मेकिंग दैट चेंज, वो उसके स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालता है। अगर आप तेज तेज फ्लक्स में चेंज लेके आओगे ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, अगर स्लोली चेंज लेके आ रहे हो बहुत कम फ्लक्स में चेंज आता है। हाँ, डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई करंट की डायरेक्शन क्या है, उसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेंज लॉ यूज होता है, लेकिन इसको अच्छी तरह समझाना होगा तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्रॉस का मतलब मूविंग अवे फ्रॉम यू एंटरिंग टू द स्क्रीन परपेंडिकुलरली। अब ये क्या है, मेरे पास एक वायर है, इस वायर का मोशन इस तरफ है, पूरा वायर इस तरफ को मूव कर रहा है। अब हम इसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल? ये रहा, ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसका मतलब ये होता है बेटा आपका कि इसको IBM की तरह मैं याद करता हूं। I मतलब करंट हो गया, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये जो है आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर है तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर करने के लिए ऐसे दिखा दिया। मोशन राइट साइड है तो मोशन मेरा राइट साइड है, तो थंब जो है वो मोशन बताता है और ये बताता है करंट ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो कि अपवर्ड शो कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपका जो करंट है वो मूव करेगा, करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये तो हो गया आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। लेंज लॉ ने क्या कहा था? लेंज लॉ यार बड़ा सिंपल है, मैं तुम्हें प्लीज समझा दूं, एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा, याद रहना। डेफिनेशन भी बता दूंगा बट याद करने का तरीका बताता हूं। जब दो चीजें एक दूसरे के पास आए, मतलब कोयल मैग्नेट के पास या मैग्नेट कोयल के पास आए ना, जब भी ऐसा होगा हमेशा याद रखना कि सेम पोल इंड्यूस होगा। अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ बन जाएगा, साउथ पास आ रहा है तो साउथ हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज आप इसमें चूज करेंगे या जज कर लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। लेकिन जब दो चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे कि अब ये नॉर्थ है इससे दूर जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी बनाएगा। तो ये साउथ बनाने के चक्कर में क्या बनाएगा, करंट आपका क्लॉकवाइज बनेगा। तो दो चीजें पास आ रही हैं सेम पोलैरिटी, दो चीजें दूर जा रही है तो इसका मतलब है ऑपोजिट पोलैरिटी होगी, और इस तरह से आप करंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें लेंज लॉ में यही कहा गया कि करंट जो है वो इस तरीके से इंड्यूस होता है सो दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो इसलिए ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लेंज लॉ किस लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। यार देखो, जब तुम किसी मैग्नेट को, जैसे ये मैग्नेट को इसके पास लेके आए तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होता है। वो नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस रिपल्शन के बावजूद आप मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हो, मतलब आप मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये वही मैकेनिकल एनर्जी है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सारी बातें ये है इसके बारे में। फिर आता है एसी जनरेटर। क्या ये ऐसी डिवाइस है जो आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है? तो ये हो गया प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब आपका कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो उसमें फ्लक्स में चेंज आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या ड्रॉ करने को आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और मैंने आपको पहले बोल दिया था कि आपका वहां पे स्प्लिट रिंग्स था, यहाँ पे स्लिप रिंग्स होते हैं, और स्लिप रिंग्स होने की वजह से करंट की डायरेक्शन में चेंज ना, मतलब जो आउटपुट करंट आता है ना वो अल्टरनेटिंग करंट आ ही पाता है इसी स्लिप रिंग की वजह से। तो दैट इज वाई स्लिप रिंग्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली इसको अच्छे से देख लेना और बना के जरूर देख लेना इसको, ठीक है। तो दैट्स इट, है ना। इसमें से हम इतना करेंगे, वर्किंग सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम उसके अंदर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं यार। हाँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो हमारे पास जो एसी करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स जो करंट है उसकी डायरेक्शन आपकी चेंज होती है। देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज की होती है, इसका मतलब होता है कि 50 टाइम्स जो करंट है वो क्लॉकवाइज और 50 टाइम्स जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज आएगा। डिटेलिंग जाननी है, वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ उसमें,
ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत डिटेलिंग में मैंने डाला हुआ, बहुत डिटेलिंग में, तो वहां देखोगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सिर्फ रिवीजन है, मेन में बातें बतानी है बस मैंने आपको। डिफरेंस क्या है डीसी और एसी के बीच में? देखो, डीसी करंट वो है जिसमें करंट की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल कांस्टेंट का कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर एसी की बात करें तो पीरियोडिकली उसकी वैल्यू में चेंज आता रहता है। तो यहाँ पे यही पढ़ लीजिए बस, बहुत है यार। करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें करंट लगातार इंक्रीज डिक्रीज करता है पीरियोडिकली। इसमें करंट की एक ही डायरेक्शन रहती है, इसमें रिवर्स होती रहती है पीरियोडिकली। ये सेल से लिया जाता है और इसको जनरेट किया जाता है, ठीक है। ये सब बातें हैं। एडवांटेज क्या है एसी ओवर डीसी का? देखिए, इसके लिए ना आप एक बात को समझें, जब हमारे पास कोई करंट प्रोड्यूस होता है ना, तो उस करंट प्रोड्यूस को हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम तारों का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम तारों का इस्तेमाल करते हैं तो तारों के अंदर रेजिस्टेंस होती है, और आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से काफ़ी हीट आपकी डिसिपेट हो जाती है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे हम करंट की वैल्यू को कम कर देते हैं, और करंट की वैल्यू कम करने से अब अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेशन थी वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लॉन्ग डिस्टेंस तक अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका ट्रांसफॉर्मर। इसके बारे में मैं डिटेल आपको भी बताने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है आपकी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। और हम क्या करते हैं, करंट को कम करने के लिए वोल्टेज को पहले बढ़ा देते हैं। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं डिटेलिंग बताऊंगा, बट एक बार समझने के लिए बता दूं क्या हो रहा है। और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। डीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डीसी ट्रांसफार्मर में काम नहीं करती है, क्योंकि डीसी में करंट कांस्टेंट होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चेंज ही नहीं आएगा तो आउटपुट में भी कोई आपको आउटपुट मतलब फ्लक्स कोई चेंज नहीं आता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। मेन बात यह है कि डीसी करंट जो है वो कांस्टेंट है, उससे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आता, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन एसी करंट में लगातार करंट की वैल्यू कम ज़्यादा डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होती रहती है, जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आता है और आउटपुट ईएमएफ हमें मिलती है। तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीसी काम नहीं करता बट एसी काम करता है। तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टेप अप कर देते हैं, करंट की वैल्यू घटा देते हैं और उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करा पाते हैं हम। और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था, ठीक है। ओके, सिमिलैरिटीज पढ़ लेना यार, डिसिमिलैरिटी कुछ भी नहीं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको मैंने बातें बता दी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है आपके ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को कम या ज़्यादा करना। किस पे बेस्ड है ये? काम करता हूं द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में इतना जान लगाने की जरूरत नहीं है। टर्न रेशियो पहले जान लीजिए क्या होता है। टर्न रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल क्या होते हैं? देखिए, जिस पर्टिकुलर कॉइल में से करंट एंटर करता है उसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, और जिस कॉइल में से करंट बाहर निकलता है उसको सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स आप देख रहे हो इसको प्राइमरी टर्न्स एंड इसको नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कहा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन कितने प्राइमरी टर्न्स है कितने सेकेंडरी टर्न्स है, ये आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा, डिसाइड किया जाता है। डिसाइड करने से पहले और कुछ करो ना करो यार, ये फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। करंट हमेशा EMF के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर केस में हमारा पावर आउटपुट पावर इनपुट के बराबर होता है, और पावर आउटपुट होता है सेकेंडरी ईएमएफ इनटू सेकेंडरी करंट डिवाइड बाय प्राइमरी ईएमएफ इनटू प्राइमरी करंट। आप देख सकते हो कि E मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट आपका हो जाएगा। तो काइंडली ये फॉर्मूला बस आप अपना याद रखिए। अब इस फॉर्मूले के से शुरुआत होती है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर की। सबसे पहले देखो, अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी ज्यादा है नंबर ऑफ प्राइमरी के, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो ES ज्यादा होगा EP के, मतलब आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज। बट इससे क्या होता है कि मेरा प्राइमरी जो करंट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, मतलब करंट आपका गिर जाएगा। और क्योंकि सेकेंडरी करंट कम है इसलिए ये जो सेकेंडरी है ये थिन वायर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इस वाले में थिक वायर का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में से ये ड्रॉ करने को आ सकता है, तो काइंडली प्रैक्टिस कर लेना। अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कम है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्राइमरी, इसलिए आपका प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, मतलब स्टेप डाउन वोल्टेज कम ही होगी आपकी। लेकिन जो प्राइमरी करंट है वो कम हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली होता है ना। तो सेकेंडरी करंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी। सेकेंडरी करंट ज्यादा होने की वजह से ये थिक वायर हम यूज करते हैं, ठीक, इसलिए यार रेजिस्टेंस ताकि कम हो इस वजह से, और ये थिन वायर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और
ये 2 एग्जांपल्स जरूर पढ़ लेना, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी समझने के लिए। एंड दैट्स इट। आपको ये यूजेस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ आपका ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया, ये मैं बता देता हूँ। देखिए स्टेप अप वो है जिसमें हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ईएस बढ़ता है ईपी से, लेकिन करंट घट जाता है। और स्टेप डाउन वो है जिसमें प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा होती है बट सेकेंडरी में कम हो जाती है और सेकेंडरी में करंट बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी बड़ा है नंबर ऑफ प्राइमरी के, दूसरे केस में नंबर ऑफ प्राइमरी ज़्यादा है नंबर ऑफ सेकेंडरी के। तो प्राइमरी वायर थिकर होती है और सेकेंडरी की कम होती है। यहाँ पे सेकेंडरी की थिकर होती है, प्राइमरी की कम होती है। क्यों होती है? करंट की वजह से, ठीक है। करंट ज़्यादा जाना चाहिए तो वो थिक वायर बना दो, कम करंट कम जाना चाहिए तो थिन वायर बना दो। एंड दैट्स इट। इसके साथ आपका ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यहीं पे डिस्कस हो जाता है। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है।